हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बना दिए हैं और अब ये हमारा जो है फोर्थ वीडियो है। तो जिसने भी ये 3 वीडियो नहीं देखी है पहले जाके इन वीडियो को देखे, देन उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रथम खाड़ी युद्ध, यानी फर्स्ट गल्फ वॉर। ये क्या थी और क्यों हुई थी, इसको हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 1990 में ये लड़ी गई थी इराक से कुवैत को आज़ाद कराने के लिए। अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो थे, यानी कि यूएन ने परमिशन दी थी पहली बार किसी देश पे अटैक करने की। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी ज्योग्राफी को समझेंगे, क्योंकि बिना ज्योग्राफी को समझे आप कैसे लोकेट करेंगे। तो आपको पता ही है, ये है सऊदी अरब, और सऊदी अरब उसके जस्ट ऊपर आपको दिखेगा इराक। इराक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम वाली कंट्री मानी जाती है, यानी सऊदी अरब के बाद सेकंड नंबर पर इराक आता है जो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है। इसने क्या करा, ये जो आपको दिख रहा होगा छोटा सा देश यहाँ पर, ये कुवैत पर कब्जा कर लिया था। तो इसी को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका और 14 यानी 40 अलग देश की सेना आती है इनको आज़ाद कराने के लिए। चलिए अब देखते हैं आगे क्या घटनाक्रम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पता होगा, यूएनओ जिसको हम कहते हैं, इसने पहली बार बल की क्या दी, अनुमति दी। और ये एक नाटकीय फैसला था, क्योंकि इसमें 45 वर्षों में यूएन ने इतना बड़ा फैसला कभी भी नहीं लिया था। और जो जॉर्ज बुश थे, यानी कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, नई विश्व व्यवस्था की इसको संज्ञा दी उन्होंने। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये है जॉर्ज बुश। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, इन्होंने क्या कहा था, नई विश्व व्यवस्था। और इस युद्ध में आप देखते हैं कितने 34 देश शामिल हुए थे और 6,60,000 सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कोव इस सैन्य अभियान के कौन थे, प्रमुख थे। और जो नॉर्मन है, ये आपको उनकी पिक्चर दिख रही होगी, ये है नॉर्मन जिन्होंने इस आर्मी को क्या करा था, लीड किया था। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। इसे सारी दुनिया ने लाइव भी देखा था, यानी कि ये इसके फीचर्स है, विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। और जो सद्दाम हुसैन थे, उन्होंने इसे 100 जंगों की एक जंग भी कहा था, क्योंकि ये थे सद्दाम हुसैन जो थे, वो थे इराक के लीडर उस टाइम पर। ये आपको दिख रहे होंगे सद्दाम हुसैन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इराक यह युद्ध हार गया, ऑब्वियसली हारना ही था। और इससे यह पता लगा कि अमेरिका की सैन्य क्षमता कितनी मजबूत है। अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया, क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध में जितनी रकम खर्च की थी उससे कहीं ज्यादा उसे अमेरिका को जर्मनी, जापान और सऊदी जैसी कंट्री से मिली थी। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये इंग्लिश में भी है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पॉज करें वीडियो को और देन इनको क्या करें, राइट डाउन कर ले। मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। चलिए अब आते हैं सेकंड गल्फ वॉर, यानी द्वितीय खाड़ी युद्ध। क्या था इसको जरा देखते हैं। तो इराक पर 19 मार्च 2003 को, वो पहला कब हुआ था, पहला हुआ था 1990 में। ठीक है, 1990 के आसपास। ठीक है, अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया। कब चलाया, 2003 में। आपको ये याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, पहले वाले की दे दी थी लेकिन इसकी नहीं दी थी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने क्या करा, युद्ध में
40 देशों के साथ वो क्या करता है, शामिल हो जाता है। और वो क्या कहता है, इराक पर कुछ इल्जाम लगाता है। और वो इल्जाम क्या रहते हैं, इराक जो है वो खतरनाक जनसंहार के हथियार बना रहा है, जबकि ऐसे सबूत इराक में नहीं मिले थे। लेकिन अमेरिका के जो असली मतलब उद्देश्य थे इराक पर अटैक करने के, वो आपको याद रखने हैं, वो थे ये दो, आपको दिख रहे होंगे। पहला तो इराक के तेल भंडार पर और संसाधनों पर कब्जा करना, और दूसरा इराक में अपनी मनपसंद सरकार को इस्टेब्लिश करना, ताकि वो अपने तरीके से इराक पर शासन कर सके। तो गाइज ये था आपका सेकेंड गल्फ वॉर, आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इराक पर हमले से अमेरिका की कमजोरी नजर आई, समझाइए। तो यूएस वीकनेस इन इराक अटैक एक्सप्लेन करना है आपको। तो अमेरिका अधिक ताकतवर जरूर था, ऑब्वियसली बहुत पावरफुल था, लेकिन इराक में वो कानून व्यवस्था नहीं स्थापित कर पाया। तो इससे उसकी कमजोरी का पता लगता है। इराकी जनता ने क्या करा, उसका विरोध किया। ठीक है, अगर इतना ही पावरफुल होता तो इराकी जनता क्यों उसका विरोध करती। अमेरिका युद्ध जीत जरूर गया, लेकिन वहां राजनीतिक व्यवस्था बनाने में असफल रहा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दर्शाती हैं कि अमेरिका भले युद्ध जीत गया हो, लेकिन इराक पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS भी इसको कहा जाता है। ये वही देश थे जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और 1990 यानी 91 के बाद आजाद हो गए थे, यानी अलग हो गए थे। तो सोवियत संघ के विखंडन के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल अस्तित्व में आता है। पूर्व सोवियत संघ के जो 15 देश थे वो इसके हिस्सा थे। इनमें से कुछ विखंडन के बाद इस संगठन में क्या हुए, शामिल हो गए, यानी किसमें, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल में, CIS में। आपको ये चीजें याद रखनी है। इसका अगर लोगो आप देखेंगे, फ्लैग, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। CIS का फ्लैग, राष्ट्रमंडल, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए, जो CIS था हमारा, उसके उद्देश्य क्या थे वो आपको देखने हैं। बहुत ही कॉमन है, एकता बनाए रखना, आपसी एकता, व्यापार नीतियों को बढ़ावा देना, एक दूसरे की सहायता करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, और आप देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियार बनाने पर रोक लगाना। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये आपको मैप में दिख रहे होंगे, ये है सारी CIS की कंट्री। ठीक है, CIS यानी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसमें आपको ये दिख रहे होंगे ये जो कंट्री हैं। ठीक है, ये सारी कौन सी कंट्री हैं जो सोवियत संघ से अलग हुई थी, ऊपर भी आपको दिख रही होंगी ये। ठीक है, चलिए, ये वही देश है जो सोवियत संघ के पहले हिस्सा थे। अब आते हैं शॉक थेरेपी पर। शॉक थेरेपी को अगर हम समझे तो ऑब्वियसली 1991 के बाद क्या हुआ था, रूस सोवियत संघ से अलग हो गया था और इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, साम्यवादी थी। तो इन्होंने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से यानी सोशलिज्म कम्युनिज्म से कन्वर्ट किया, किसमें, कैपिटलिज्म में, यानी पूंजीवाद में। और उन्होंने ये सोच के किया था कि उनको बेनिफिट होगा, लेकिन उल्टा इनको नुकसान होता है, इसीलिए इसको शॉक थेरेपी कहा गया है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। शॉक थेरेपी, तो इसका ऑब्वियसली मतलब निकलता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो साम्यवादियों के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी WB और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को ही हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी कहते हैं, जो रूस ने किया था। अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करा, कन्वर्ट कर दिया साम्यवाद से पूंजीवाद में। इसी मतलब मॉडल को हम क्या कहेंगे, शॉक थेरेपी कहेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे सोशलिज्म की जगह कैपिटलिज्म यहाँ पे
इम्प्लीमेंट किया गया था। तो गाइज अभी इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे क्या जो शॉक थेरेपी थी उसकी क्या विशेषता थी, उसके क्या परिणाम निकले। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।